हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने चैप्टर सेकंड के बारे में और इसमें है हमारा स्वतंत्रता। ठीक है, तो में भी पता होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है हमारी। एंड हमें फ्रीडम राइट भी मिला हुआ है, उसके बारे में भी आपको पता है बखूबी। तो इसमें होता क्या है कि जो ये स्वतंत्रता है तो इनके बारे में मैंने भी आपको थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी है। एंड अब इसमें पूरा डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं कि स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे एंड आप लोगों के कुछ डाउट्स भी हैं जो मैं लास्ट में उसको क्लियर करूँगी। पहले पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, ये हमारा 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी पार्ट सेकंड फर्स्ट का है। ठीक है, अभी इसमें पार्ट 11th में भी दो हैं, और सॉरी मतलब 11th में दो पार्ट है और 12th में भी दो दो पार्ट है। तो इन सबको हमें पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से। और मैंने आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आप लोग मेरे पढ़ाने से पहले पहले इसको 2 से 3 बार कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ें मैं समझाना चाह रही हूँ वो क्लियरिटी या फिर आपके अंदर आ जाएगी कि यस ये चीज़ें कैसे होती हैं। यदि आप खुद से पढ़े रहोगे एंड वीडियो सुनते हो आप, तो बहुत अच्छे तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये चारों जो बुकें हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और यहाँ पे मैं तो करवा ही रही हूँ। ठीक है, मेरे करवाने से पहले पहले आपको इतना काम करना है। एंड इसमें आप, यदि आपके पास किसी के भी पास बुक नहीं है तो कोई बहाना नहीं, आप गूगल पे जाएंगे, आईएएस पॉइंट मतलब बिना स्पेस के लिखेंगे आप आईएएस पॉइंट। वहाँ पे ना आपको वेबसाइट में आईएएस पॉइंट की बुक्स में जाएंगे, वो एनसीईआरटी की बुक सारी मिल जाएगी आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक क्लास की है और वहाँ से पढ़ सकते हैं। या कि हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें डाली गई हैं बुकें, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। लेकिन हाँ, इजीली आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, इसलिए मैंने बताया कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ग्रुप में ढूंढना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड करके और उससे पढ़िए, बहाने बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी डाउनलोड करके ई मोड में ही आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हम बहाने नहीं बना सकते हैं, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, डजेंट मैटर हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारा कवर होना चाहिए, वो फिर कहीं से भी हो। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है। यहाँ पे है क्या कि मतलब मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि मानव इतिहास में आज से नहीं, हमारे जब से मानव की उत्पत्ति हुई होगी तब से बात कर रहे हैं मानव इतिहास की। कि आप देखते हो कि पहले बंदर के स्वरूप का था, फिर धीरे खड़ा हुआ, फिर धीरे खड़ा हुआ, फिर धीरे 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 ह्यूमन बन गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया। यानी कि अधिक शक्तिशाली, चाहे वो हमारे देश के हों, चाहे विदेशी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी अपने आप को थोड़ा भी हमसे पावरफुल समझेगा वो हम पे राज करने की कोशिश जरूर करेगा। एंड पहले भी होता था, आज भी होता था और ये सिचुएशन चलती ही रहेगी। एंड उसके बाद क्या होता है कि उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास में हमें वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देते हैं। यानी कि जो हिस्ट्री होती है वो हमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रेरणादायी, यानी कि कुछ हमें बातें, अच्छी बातें भी सिखा के जाते हैं कि जो पहले हुआ उसे हम दोहराए ना। या कुछ बातें अच्छी होती हैं कि जो पहले हुआ है उसे हम एज इट इज यदि दोहरा भी लेते हैं तो उसमें कोई हमारी कमी नहीं होने वाली है। तो उसके बाद क्या होता है, ये स्वतंत्रता क्या है, यानी कि जो ये फ्रीडम की बात करते हैं ये क्या है, और जिसके लिए लोग अपना जीवन देने के लिए भी तैयार रहे हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। तो इसमें क्या बताया गया है हमें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही मतलब यदि कोई भी हो, आप कह रहे हो कि स्वतंत्रता हमें क्यों जरूरी है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो, बट आप ये सोचिए कि क्या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे? क्या आप चाहते हो कि मैं कहूँ कि आपको, आपका जो भी नाम है, राम श्याम गोपाल जो भी है, ठीक है, मैं कहती हूँ आपको इतने बजे उठना है,
ठीक है? अब मेरी आप मेरे अनुसार से चल रहे हो, देखिएगा आपको कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आपको 4 बजे उठना है, आपकी नींद नहीं खुल रही, ठीक है? मैंने कहा आपको 10 बजे सो जाना है, अब आपकी नींद नहीं खुल रही। अब आप धीरे-धीरे क्या करोगे ना, मैंने कहा आपको सिर्फ़ खाने में 2 रोटियाँ ही खानी है, पूरे टाइम फिर खाना नहीं खाना है, फिर रात में आपको 1 रोटी ही खानी है, फिर सो जाना है और पढ़ाई आपको इतने घंटे करनी है। अब मेरे अनुसार से लाइफ़ आपकी है, आपका जीवन है, लेकिन आप मेरे अनुसार से, मेरे कहे अनुसार यदि चल रहे हो तो बिल्कुल आप ना मेरे से मोहब्बत तो बिल्कुल करने वाले नहीं हो। मेरे से तो आपको ये प्यार-स्यार का तो कुछ होगा नहीं कि थोड़ा बहुत भी आपके दिल में मेरी जगह बन जाए, नहीं। बल्कि जगह ये बनेगी कि नफ़रत वाली कि कब ये इंसान से हमें छुटकारा मिले, यानी कि मैंने तो आपको अपना गुलाम बना लिया। जब मैं चाहती हूँ उस हिसाब से आप चलते हो। मैंने कहा यहाँ जाना है आपको तो जाना है, मैंने कहा यहाँ खड़े रहना है तो खड़े रहना है, मैंने कहा बैठ जाओ तो बैठ जाना है, नहीं कहा तो आपको खड़े ही रहना है। तो इस तरीके से मैंने अपना आप को गुलाम बना लिया। तो उससे क्या होगा कि आप मुझसे इतनी नफ़रत करोगे और मेरे से तो नफ़रत करो वो अलग बात है कि ठीक है, जो भी हमें गुलाम बनाएगा हम तो उससे ऑब्वियस है करेंगे ही। बट यहाँ पे हमारे अंदर जो गुज़रेगा ना, यानी कि आपके अंदर जो वो भावना पनपेगी कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इस इंसान से या इस संस्था से या इस समाज से या इस व्यक्ति से, जहाँ पे भी हम कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते हैं, वहाँ से हम आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। हम अपनी लाइफ में भी यदि अनसैटिस्फाई हो जाते हैं, कोई भी काम करते नहीं होता, तो फिर हम अपनी ही जान लेने पे धुल जाते हैं कि अब हमें जीना ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत से को यही कारण होता है, हम डिप्रेस्ड होते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रीज़न क्या है? यही है सारी चीज़ें हैं कि जब हम सैटिस्फाई नहीं हो रहे, सपोज़ मान के चलिए कि आपको जो चीज़ें चाहिए हमेशा मिल रही हैं, जब चाहिए वो मिल रही है, जैसा चाहिए, जैसा आप चाहते हो, हर एक टाइम वैसा ही हो रहा है, तो कभी आप अपनी जान लेने की सोचोगे? आप ये सोचोगे कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि हम और लंबे टाइम तक जी सकें। तो हमारी इच्छा यहाँ पे ऐसी बन जाएगी। लेकिन जब हमें कमियों का मतलब बहुत सारी हमें कमियाँ होंगी हमारी लाइफ में, बहुत सारे अभाव होंगे हर एक चीज़ों के, तो ऑब्वियस है कि हम सोचेंगे कि मतलब कुछ तो करें, या कैसे एक क्रिमिनल पैदा होते ही नहीं बनता क्रिमिनल, एक चोर पैदा होते ही चोर नहीं पैदा होता है। कुछ अपवाद हमेशा आप छोड़ दिया करिए, तो कुछ अपवाद होते कि चलो हमारा शौक है कि हम चोरी करेंगे या डकैती डालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनमें से किसी की भी सोच ऐसी होगी कि हम चोरी करेंगे या डकैती डालेंगे या कुछ किसी का मर्डर करेंगे। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन हमारी ऐसी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें वो जो करने योग्य काम नहीं है, वो भी करने होते हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ से फिर क्या होने लगते हैं, तंग आने लगते हैं कि यार जो चाहिए हमें, हमारी इच्छाएँ बहुत बड़ी-बड़ी है। घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, कार होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, बट होनी कहाँ से चाहिए? और जब हम एक सीधे तरीके से नहीं कर पाते, तो फिर हम टेढ़ा रास्ता अपनाते हैं कि यहीं पे चलो चलते हैं। बहुत से लोगों की जर्नी आप सुनोगे तो वो भी इंसान होते हैं, जो भी टेररिस्ट होते हैं या जो चोर डाकू कुछ भी होते हैं, वो भी इंसान होते हैं एक नॉर्मल। उनकी आप हिस्ट्री भी सुनोगे ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स यही होती है। ये जो नक्सलवादी की हम बात करते हैं, जो माओवादी की बात करते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से इन्हीं अभावों के कारण ही उभरी हुई संस्थाएं या पार्टियां हैं। अदरवाइज उनका भी कोई वो नहीं था कि हमें सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं तो कुछ ऐसा करें। तो ये सब समय-समय की बात होती है एंड हमें सबसे बड़ी बात है कि हम जब सैटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, यानी हमें हर एक चीज़ से फ्रीडम चाहिए होता है। अब तो यहाँ तक आ गया है कि यदि मम्मी ने डाँट दिया तो हमें लगता है कि यार कब यहाँ से हट के चले जाएँ। मतलब यहाँ से भी हमें स्वतंत्रता चाहिए होती है कि कोई ना बोले, हम कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कोई भी इंटरफेयर ना करे। एंड आप लोगों के साथ वो बखूबी होता है एंड आप इसका आंसर भी बता सकते हो कि स्वतंत्रता क्या है एंड हमें क्यों चाहिए। सिंपल सा है कि हमें बस अपनी आज़ादी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है, हम किस तरीके से जीना चाहते हैं वो हमें अपने अनुसार से कोई भी करने दे, कोई भी उसमें अपना हस्तक्षेप ना करे, वही हमारे लिए बेटर है। एंड उसके बाद क्या होता है, लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है।
यानी कि अब इसमें आपको पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाए। हालांकि फ्रीडम का राइट है हमारे पास, बट पूर्ण रूप से दे दी जाए यदि, तो सपोज मान के चलिए कि आपको दे दी गई। अब उसकी कंडीशन होने क्या वाली है, घर में बोल दिया गया कि बेटा तुम स्वतंत्र हो, हमारी तरफ से तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो। अब बेटा जी तो अच्छे काम में बहुत ही बिरले होंगे जो अच्छे काम में मन लगाएंगे। बेटा जी का तो चलो स्वतंत्र है, बढ़िया से फिर वही 4 बोतल डोज का करते हैं हम, और बढ़िया झूमते झामते घर आते हैं 12 बजे। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि मम्मी पापा को लगेगा कि हमने ये काम तो बहुत गलत कर दिया यार, मतलब हमने ऐसा बोल दिया इस बंदे को, यानी कि गलती हो गई हमसे, अब सुधारने की ज़रूरत है। अब कहीं न कहीं हमें इसमें अड़ंगा लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा बहुत अपना रूल रेगुलेशन बढ़ाएँगे, आप पे थोड़ा शासन जमाएँगे कि बेटा तुम्हें फ्रीडम है, बट इतनी भी नहीं है कि तुम हमारी ही नाक कटवा के आ जाओ। सिर्फ़ इतनी है कि चलो ठीक है, तुम्हें कहीं पे स्कूल जाना है या बाहर जाना है, तुम जा सकते हो, आ सकते हो, दोस्तों के साथ मिल बैठ सकते हो, बट तुम एक पैक लगा के आओ, वो भी हाथ में एक है, एक ऊपर से चढ़ा हुआ है। तो उसमें से क्या होगा कि फिर मम्मी पापा ये भी बोलेंगे कि यदि ऐसा है तो घर मत आना हमारे, और घर आना है तो टाइम से आना और अच्छे से आना, और बहुत ही अच्छे तरीके से रहना भी। वहाँ पे फिर आपके लिए जो नियम कानून बनेंगे वो बहुत ही मतलब अच्छे खासे वाले कड़क वाले होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा कि आपको छूट दे दी गई, लेकिन उसमें भी कोई बागडोर सँभालने वाला हो। ऐसा नहीं है कि हमें दे दी गई तो हमें यदि मोबाइल दे दिया ना किसी ने, छोटी उम्र के हैं, किसी ने बोल दिया लो मोबाइल चलाओ। अब वहाँ पे हम मोबाइल का यूज़ नहीं, मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं कि अभी तो जल्दी-जल्दी से जो चीज़ें देखनी नहीं चाहिए वो देख लेते हैं, बाद में तो फिर मोबाइल हमारे पास ही रहनी है, अच्छे काम बाद में कर लेंगे। तो कुछ ऐसे होता है, अब यहाँ पे लिमिटेशन हो जाए तो थोड़ा बहुत वो लोग काम की चीज़ें ही देखेंगे। अब इसमें आता है आगे कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ सीमाएँ तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएँ हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं, और ऐसी स्थितियों मतलब ऐसी स्थितियाँ प्रदान करती हैं, ठीक है? तो इसमें अब इसमें हमने देखा कि मतलब लोगों की स्वतंत्रताएँ जो भी होती हैं, तो वहाँ पे तो आप समझ चुके हो, अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि लोगों की विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत हो सकती है। और क्या होता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएँ तय की जाए, ठीक है? यानी व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएँ होती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस तय की जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यदि घर में छूट दी जा रही है, तो बस एक लिमिट के साथ दी जा रही है कि बेटा आपको जाना है बाहर, लेकिन रात में 12 बजे नहीं, 6 बजे ही घर शाम को आ जाना है, ठीक है। हो सकता है कि 7 बज जाए, जब कभी बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाए तब, अदरवाइज आपको 6 बजे घर में आ ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके मन में भी रहेगा कि आप दिन भर मस्ती करो, घूमो भागो, आप लाइफ अपनी खराब करोगे, बनाओगे तो अपनी बनाओगे। यहाँ पे ना एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मेरी मम्मी ने एक बार मेरे से कहा था कि हम लोग बाहर रहते थे, दोनों भाई-बहन रहते थे बाहर, तो वहाँ पे मम्मी का एक ही वर्ड था कि हम लोगों ने पूछा कि आप कभी पूछते नहीं हो कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते? बस हाँ, ये है कि मतलब खाना खाए कि नहीं खाए, जो भी बातें होती थी, मतलब पढ़ाई-लिखाई का कुछ नहीं। तो मैंने पूछा कि आप लोग पूछते नहीं हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा हमारा फ़र्ज़ है कि आपको किसी चीज़ की कमी ना रहे। और ये वर्ड मुझे आज तक याद है, एंड जब भी कभी गलत कुछ सोच दिमाग में भी आता है तो वो याद आ जाता है। और आप लोग भी थोड़ा कुछ ऐसी बातें याद रखा करिए कि मेरा सिर्फ इतना कर्तव्य है कि आपको किसी तरीके से कमी ना हो, किसी भी तरीके से। एंड आप कर्तव्य आपका है कि आप उस पैसे को या उस समय को किस तरीके से या हमारे भरोसे को किस तरीके से बना के रखते हो, या उसका आप लोग कुछ गलत फ़ायदा उठा रहे हो तो आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे। और यहाँ पे हम तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, हम पूछेंगे तो आप झूठ भी बता सकते हो। तो आप यदि उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो तो आप अपनी लाइफ बर्बाद करोगे, और सही कर रहे हो तो सही में आप अपनी लाइफ बनाओगे। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप क्या कर रहे हो।
एंड वो वर्ड यकीन मानिए कि आपको हो सकता है कि मतलब लग रहा हो कि ये बकवास होगा, लेकिन मेरे लिए वो वर्ड मतलब लाइफ चेंज वाला वर्ड था, ठीक है। और आज भी मुझे वो वर्ड बिल्कुल याद हैं और बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी कुछ गलत करो भैया, कि मतलब उनका जो फ़र्ज़ है बखूबी निभाते, हम सबके मम्मी-पापा जो भी उनका फ़र्ज़ है वो हमें देते हैं, निभाते हैं। लेकिन आप अपने कर्तव्य में कितना कर पाते हो, जो कि आपको सिर्फ़ अब पढ़ना ही काम है और उसमें से या आपको जो भी काम कर रहे हो वही काम है और उसमें से भी आप मटर गश्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, उनके आप बच्चे हो, दुःख होगा उनको। तो यहाँ पे अब सपोज़ बाहर रह रहे हैं हम, वहाँ तो देखने तो जा नहीं रहे हैं। हम झूठ बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें लगेगा कि वाओ बेटा अच्छा है। इसलिए कभी भी हम लोगों से ये नहीं पूछा जाता था कि कहाँ गए, कब आए, कब क्या किए। बस इतना वर्ड बोल दिया गया था कि अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम अकेले हो वहाँ, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तो वो तुम जानो। अब बड़े हो चुके हो इतने, अब बच्चे नहीं रह गए हो। और बस इतना उनका कहना और वो सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी की राहें कुछ अलग ही डायरेक्शन पे चल रही थी, चलने लगी कि अब तो जो भी हम लोग थोड़ा बहुत भटके हुए थे ना, वो वर्ड सुन के हम लोग थोड़ा अपने लाइन पे आ गए कि हाँ, अब वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। अब जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए, ना तो मम्मी के लिए कुछ होगा, हाँ, उन्हें बस खुशी होगी। बाद में तो उनको आपको पता है कि एक वृद्धाश्रम भी नसीब नहीं होता है, तो उन्हें बस खुशी होगी, इसके आगे कुछ नहीं है कि हमारे बच्चे-बच्चियाँ अपनी लाइफ में अच्छे खासे हैं, अपना जीवन अच्छे से गुज़ार रहे हैं। तो ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो इसमें क्या बात की गई है कि मतलब कुछ सीमाएँ तय की जाती हैं। थोड़ा-सा मैंने हट के बताया, बट आप लोग मेरे इस वर्ड को गहराई में सोचेंगे तो आपको इस वर्ड का मीनिंग बहुत ही गहरा है, ठीक है? कि हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, और वो जब फ़र्ज़ अपना कर रहे हैं तो हमें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ सीमाएँ तय की जाएगी, लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएँ हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थितियाँ प्रदान करती है जिनमें हम अपना विकास कर सके। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। और इस पर भी वाद विवाद रहा कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। और इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर नज़र डालेंगे। यहाँ पे क्या है कि इस अध्याय के अध्ययन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ने वाले हैं कि एक व्यक्ति को और एक समाज को स्वतंत्रता की क्यों ज़रूरत होती है, उसका महत्व क्या होता है इन दोनों के लिए, वो चीज़ें आप समझेंगे। और स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यानी कि जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तब आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं एंड ये समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। जो हमारी हानि सिद्धांत है, अभी ये वर्ड जो आया है शायद आप लोग पहली बार सुन रहे हो, तो इसके बारे में भी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, जो हमारा इसमें है स्वतंत्रता से रिलेटेड, इसमें क्या आता है स्वतंत्रता का आदर्श। स्वतंत्रता के आदर्श की यदि हम बात करते हैं तो इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुके और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं, आपको यदि याद आ रहा हो तो ज़रा इनके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला अभी हम आगे पढ़ेंगे खैर, लेकिन आपको मैं बता चुकी हूँ कि इनका क्या योगदान था, ये कहाँ के थे एंड ये इन्हें जेल वगैरह में भी भेजा गया था। ये एक क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या राजनीतिज्ञ थे या कि वो इतिहासकार थे, क्या थे ये भी आपको बताना है। एंड मैंने शायद बोला भी था आपको कि लिख लीजिएगा इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि ये जो थिंकर होते हैं हमारे लिए बहुत मतलब, कोई समाज सेवी हो गया, कोई राजनीतिज्ञ हो गया, जिनका मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे देश के विकास में, वहाँ पे कुछ इनकी बातें हमें याद रखनी होती है, चाहे वो देसी हों चाहे विदेशी हों। तो इसमें से नेल्सन मंडेला की आत्मकथा
का जो शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा है। और इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। तो इसमें कमेंट में आपको करके बताना है कि ये कौन थे। हालांकि आपको बातें पढ़ के समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले कि ये दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने किया था, तो उसमें जो ये रंग भेद वाला मैटर चल रहा था, तो मैंने रीजन आपको समझाया था कि देखो हमारे अफ्रीका वाले इतने मतलब इनमें रंग भेद होता क्यों है, क्योंकि कुछ तो बहुत ही काले हो गए, कुछ तो बहुत ही गोरे हो गए। तो इनमें से वहाँ के यदि आप लोग आदमी नहीं देखे हैं, तो इंटरनेट का ज़माना यार, जब भी हम बात करें किसी जनजाति के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, थोड़ा सा गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मार लिया करिए। और वहाँ से आप लोगों को दिख जाएंगे कि वो लोग कैसे, उनकी जीवन यापन की जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो भी हमें दिख जाएगी कि किस तरीके से है, वहाँ के लोग दिखते कैसे हैं। तो वो चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत मतलब इतना जी ज़्यादा किताबी मत बनिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप बुकिश मत बन के रह जाओ। हर एक चीज़ आपके माइंड में उसकी इमेज होनी चाहिए। और जब इमेज होती है, वो चीज़ें हमें बहुत ही क्लियरिटी देती हैं कि हाँ, कभी भूल भी रहा है चीज़ें, क्योंकि रटी-रटाई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें जानना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के लोग किस तरीके के होते हैं, कैसे उनका रंग-वंग होता है, बाल-वाल उनके देखते हो ना, बड़े अजीब टाइप के होते हैं, सुंदर-सुंदर से, ठीक है? तो आप देखेंगे कि कितने प्यारे-प्यारे से लगते हैं वो लोग। तो वहाँ पे आप समझ जाएँगे आप कि रंग-भेद का रीज़न क्यों होता है। और यहाँ पे क्या होता है, शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की है। इन अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुफ्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह में मुफ्त चयन तक पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। कि आप किसी से शादी भी करना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट या कहें या इनडायरेक्ट कहें, हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे होता है कि कोई अपनी मर्जी से, जिसे हम क्या कहते हैं, लव मैरिज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कोई यदि लव मैरिज कर रहा है तो ऑब्वियस है कि यदि किसी से प्यार हुआ तो वो अपनी मर्जी से ही करेगा। कोई कहता नहीं कि आप इससे जाके प्यार करो। और जब वो अपनी मर्ज़ी से सोचेगा कि हम इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार लें, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ऐसे अभी तक तो ख़ैर वो माइंड जो हमारा है, माइंडसेट थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन अभी भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं हैं और उसे छोड़ना ही पड़ता है। बहुत ही कम हो गए जो जिनका मतलब वो शादी वग़ैरह करा दी जाती है, अदरवाइज़ उन दोनों को ही अलग होना पड़ता है। ये हमारे देश की भी सच्चाई है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी यही होता था कि मुफ्त चयन आप नहीं कर सकते थे। और क्या था कि सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला ने क्या किया, मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। और विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। यानी कि मंडेला का जो संघर्ष था, किसमें बताया गया कि काले या गोरे लोगों के लिए। आपको पता है कि यूरोपीय लोग जो थे वो गोरे थे। यूरोपीय लोगों के गोरे होने का रीजन क्या था? यूरोपीय लोग ना सिर्फ हमारे इंडिया में, विश्व के कई सारी देशों में ना वो लोग पूरा अभियान ही चलाए थे कि हमें जगह जगह जाके चीज़ों की खोज करनी है और अपने देश का विकास करना किस तरीके से हो सकेगा, अपने जो साम्राज्य विस्तार हमें बढ़ानी है। तो वहाँ पे वो लोग जाते थे और उनका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे हमारा जो इतना एशिया आता है, ठीक है, इस यहाँ पे आपका यूरोप आएगा, यहाँ अफ्रीका आता है, इक्वेटर यहाँ से जाती है, ठीक है। तो हम मैंने बताया था कि सन सीधे जो सन की सनलाइट होती है वो सीधे इक्वेटर पे बिल्कुल सीधे पड़ती है। अदर जो भी इधर उधर स्टेट हैं, मतलब जो भी हमारे कंट्रियां हैं, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती फिर। तो इनका रीजन यही है कि ये लोग यहाँ, इनके काले होने की कोई वजह ही नहीं है।
क्योंकि जो भी हमारा मेलानिन हार्मोन्स होता है वो किसके कारण हमारा काला होता है या मतलब वो बढ़ता है या घटता है। तो जब भी हमें सूर्य की किरण मिलती है तो मेलानिन जो होता है वो बढ़ता है, और यदि सूर्य की किरण नहीं मिल रही तो वो घटता है, ठीक है। और ऐसे गोरे लोग, जो गोरे लोग होते हैं, उनकी सूर्य की किरण ज़्यादा उन्हें लग जाए ना तो उन्हें स्किन कैंसर होने का भी डर रहता है। और एक मैं पिछले वर्ष शायद पढ़ी थी कि वहाँ पे एक आया था, उसमें था आर्टिकल था कि अभी ये जो गोरे लोगों की मतलब जो बहुत ज़्यादा गोरे हैं और जो धूप वगैरह नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, यदि उन्हें गलती से भी धूप लगती है, और वो भी आपको पता है कि ओजोन परत पे लगातार छेद होते जा रहे हैं, तो जो परावैंगनिक किरणें आके पड़ेंगी बॉडी पे तो स्किन कैंसर होना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे काले लोग जो हैं वो सेफ हैं, लेकिन जो इनकी गोरी चमड़ी है उनके लिए खतरा ये बहुत बड़ा था। हालाँकि अभी तो बीच में मैंने नहीं पढ़ा, बस 2020 में पढ़ा था शायद, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, एंड यहाँ के ये लोग थे और यहाँ आके हमने पढ़ा था, वो सारी बातें हमने पढ़ चुकी है मंडेला जी के बारे में, कि जो अफ्रीका था इसमें वो लोग आके राज करते हैं, एंड राज करते भी हैं, उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ के अल्पसंख्यक हो जाते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी थे वो बहुसंख्यक हो जाते हैं, और वहाँ पे वो अपना शासन वगैरह करने लगते हैं। और जब करने लगते हैं तो जो भी वहाँ के, अब ऑब्वियस है कि ये काले ही रहेंगे ना, इन पे भेदभाव करते हैं कि यहाँ पे अब ये मूल निवासी है और वो आके 4 आके यहाँ पे 10 पे भारी पड़ रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला ने उनको मतलब बाहर निकालने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए ये सारे काम किए थे। और क्या होता है कि, और ये याद रखिएगा कि वो हैं कहाँ के, तो वो दक्षिण अफ्रीका के हैं, और इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। 28 वर्ष, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने अपनी जेल की कोठरी में बिताई, और कल्पना कीजिए कि अपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने और अपने प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग जो हमारा है पसंद करते थे, खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना, और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देना क्या मतलब होगा। यानी कि यहाँ पे क्या मतलब होता है कि मंडेला जी ने 28 वर्ष तक जब जेल में रहे हैं, तो वहाँ पे युवा में ही वो जेल में जाते हैं, वृद्धा जब हो जाते हैं तब जेल से वापस आते हैं। 28 वर्ष कोई थोड़े वर्ष नहीं होते हैं। तो वो जाते हैं, मतलब उनका रहना खाना जो भी उनकी पसंद थी सब उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे देश की जो पब्लिक है उनका भला हो सके। और यहाँ से हमें सीख भी मिलती है, इनको पढ़ना इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें सीख मिलती है कि जो हम कह देते हैं ना कि यार कोई तो नहीं कर रहा, जो हो रहा होने तो, हम क्या कर सकते हैं। हमारा ये वर्ड ना बहुत ऑड सा लगता है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे देश में हो रहा तो होने दो। ये एक इंसान खड़ा हुआ था अकेले कि हम कर सकते हैं, एंड जब इसने खड़ा हुआ तो सारे को, तो जो भी थी समस्याएं सबको थी, कोई खड़ा आगे नहीं आना चाहता था। जब एक आगे आया तो सारे उसके पीछे पीछे आ गए, एंड समस्या जो थी तो सॉर्ट आउट हुई। परेशानियां जो करता है, ये तो सच्चाई है कि यदि आपने किसी को सुधारने की सोच रखी है तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस संस्था के द्वारा आपको बहुत परेशानियां होने वाली हैं। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में आने वाली आपकी पीढ़ी है, उन्हें बहुत अच्छी स्थितियां मिल जाएंगी आपकी वजह से, और इतिहास में आप सदा सदा के लिए बने रहोगे, अमर हो जाओगे। लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है कि आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम सब कह देते हैं अरे हो रहा, जो होने दो, मरने दो, हमें क्या करना है, हम तो चैन से जी रहे हैं ना, हमें क्या करना है। हमारा ये वर्ड जब आप लोग देखते हो कि हम सभी यही बोलते हैं कि जब बड़े बड़े नहीं कर पाए हम क्या कर सकते हैं, और जब हम इतना बोल दिए तो हमने तो पहले अपने आप को कमजोर कर लिया, वीक कर लिया, एंड ऑब्वियस है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया हम क्या कर सकते हैं, जो हो रहा तो होने दो। तो बस सिंपल सा है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इन्हों जो हम इनको पढ़ते हैं, आप देखते हो कि बोलते हैं हम नोवेल पढ़ते हैं, यही होता है कि जब उनके बारे में चीज़ें हम समझते हैं, जो भी जितनी भी महान आत्माएं अभी तक उभर के आई हैं इस दुनिया में, उनकी लाइफ में उन्हें सुख नहीं मिला कभी। आज उन्हें पढ़ रहे हैं, उनके वजह से हम खुशी हैं। अभी हम इतना तो ज़्यादा हम गुलामी की जंजीरों से जो भी जकड़े हुए थे वो बाहर निकल चुके हैं उनकी वजह से। लेकिन उनकी लाइफ के बारे में हम पढ़ें तो देखते हैं कि उन्हें तो 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं था। गांधी जी तो नमक-वमक खाना सब छोड़ दिए थे। तो इस तरीके की कंडीशन उनकी ज़िंदगी वो जी रहे थे, आज हम पता नहीं क्या-क्या खाते हैं, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है
कि कल्पना कीजिए कि आपने यह सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। सपोज आपने इतने अच्छे काम किया, हालांकि आपने किया नहीं बट हो गया। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप ही मान लीजिए कि आपने इतने अच्छे काम किया, ये सारी चीज़ें आपने छोड़ दी है। और क्या होता है यहाँ पे कि किसी अपनों के लिए आज़ादी दिलाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई, यानी कि स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी कीमत चुकाई कि अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आग सान सू, यानी कि इसमें क्या है, आग सान सू की ये मतलब आग सान सू की के लिए, ठीक है, गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आज इसमें क्या बात की गई है कि आज सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया है। शायद इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आंग सान सू के बारे में, कि उन्हें घर पर भी नज़रबंद करके रख दिया गया है। और सू ने क्या किया कि जो इनके नाम होते हैं यार, बड़े गजब के होते हैं, मतलब पढ़ने में भी कठिनाई होती है इनके नामों को पढ़ने में। उसके बाद सू की अपने बच्चों से अलग हैं, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे, तब भी सू की को, यानी इनका नाम है ये, ठीक है, तो सू की को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वह अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उसे वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। और आग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती है। उनकी पुस्तक का शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है। तो ये जो सू थी वो अपनी जो ये है, ठीक है, ये महिला है। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि ये कहाँ की महिला थी, वो इंग्लैंड की महिला थी। एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति है। वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय के से मुक्ति ही है, और भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। यानी कि इसने इन्होंने क्या कहा कि मेरी जो वास्तविक मुक्ति है, तो यानी जिसे हम कहते हैं फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, कुछ भी कहें, वो हमारी है भय से मुक्ति। बहुत से लोग होते हैं ना, प्रार्थना कर लो, समाधि लगा लो भगवान की, बहुत ज़्यादा तपस्या कर लो, आपको अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। अरे जब जीवन मिला है उसे अच्छे से जियो, क्या फ़ायदा, मतलब आ रहे हो 28 साल में आपने संन्यास ले लिया, मतलब कुछ देश के लिए प्रोडक्टिव काम करके जाओ, क्या जंगलों पे बैठ के आप मुफ्ती ले रहे हो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कर गए, हालांकि बहुत सारे लोग करते आज भी करते हैं, उन्हें सिद्धियां भी मिलती हैं, पता नहीं अब मिलती भी है या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा मानना है कि भैया आप आए हो इस दुनिया में तो थोड़ा अपने देश के लिए कुछ अच्छा करके जाओ। अपना टाइम खराब ना करो कि जंगल में जाके समाधि लगा के बैठ जाओ या कहीं और बैठ जाओ। अपने जीवन का सही सदुपयोग करो, और वहाँ पे दुख और कष्ट तो आते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि हमें सुख ही सुख मिलेगा। एंड हम आए और जीवन की मुक्ति पा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि आत्महत्या ही कर लेते हैं तो इकट्ठे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। अब कोई देखा तो है नहीं कि स्वर्ग मिलता है, खैर ये मेरा मानना है। आप लोगों का हो सकता है कि हम यूपीएससी करेंगे, डीएम बनेंगे, एंड उसके बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तो कहीं जंगलों में निकल जाएंगे, वहाँ पे अपना समाधि उमाधि लगा के बैठ जाएंगे फिर, ताकि हमें बैकुंठ वैकुंठ मिल जाए। जो भ्रष्टाचार करेंगे डीएम बनने के बाद, जितने भी घोटाले होंगे हमारे, वो सारे फिर पाप हमारे धुल जाएं इकट्ठा, ठीक है। फिर जाके वहाँ कुछ लोगों के विचार होंगे यदि, तो उनको सलाम है हमारा। लेकिन हाँ, ये है कि जब तक है आप बड़े मज़े से रहिए और अच्छे तरीके से देश के लिए कुछ ऐसा करके जाइए कि याद रखे, दुनिया आपको याद रखे कि हाँ, ये भी कोई इंसान था, इन्होंने भी देश में बहुत बड़ा योगदान दिया अपना। और उसके बाद क्या होता है, हालांकि इन थिंकर्स की भी ज़रूरत होती है, एक मोटिवेटर की भी ज़रूरत होती है दुनिया में। तो इनकी कहानी में सीधे है कि मुक्ति, यानी कि भय से मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि आप भय से निडर हो जाओ। हमारा आखिरी क्या होता है, जान जाएगी। कोई हमें कुछ धमकी-वमकी दे रहा ना, अरे क्या कर लोगे? सीधे से सीधे मार डालोगे, इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते हो। और मरने के बाद तुम हमारे साथ क्या करो वो तुम्हारा कर्म जाने, फर्ज जाने, हम तो मर गए। अब तुम्हें जो करना कर लो। इसके आगे कोई सज़ा नहीं है। दुनिया में कोई भी इसके आगे की सज़ा नहीं है। सिर्फ मार ही डालोगे ना, और क्या करोगे?
यदि हम डर रहे मरेगा मारेगा मारेगा मारेगा, अरे मारेगा तो मार डालेगा, लेकिन हम डर डर के जी रहे हैं, ना तो वो मार रहा हमें ना हम मर रहे हैं, बस डर डर के जी रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं उधर, नहीं तो वो मार डालेगा। तो इससे तो और भी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी तबाह होनी है, इसलिए जहाँ भी जाओ बिंदास जाओ। मारेगा तो फिर मरना ही है, उसके आगे कुछ है भी नहीं। तो इससे बड़ी सज़ा भी कोई नहीं हो सकती, तो हमें हमेशा बिंदास रहना चाहिए। इन्होंने यही कहा कि मुक्ति सीधे है कि भय से मुक्ति, और भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते आप। क्योंकि यदि मैंने कहा कि आपने ऐसा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगी। अब आपको लग रहा कि हे भगवान! ये तो मेरा मर्डर करने वाली है, अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। आपका बिल्कुल मन नहीं, आप नहीं चाहते हो, मैं आपकी स्वतंत्रताओं का हनन कर रही हूँ, लेकिन ना ना चाहते हुए भी आप कर रहे हो। क्यों? अपने जीवन बचाने के लिए, कि नहीं किए तो मार डालेंगे। अरे बढ़िया निडर रहो ना, मारोगी तुम 1 मारोगी, हम 4 मार लेंगे तुम्हें। और नहीं भी मारोगी, मार डालोगी, ज़्यादा करोगी तो नहीं करना, तो नहीं करना हमें, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लग रहा वो काम है, हम क्यों करें? हाँ, ये हो सकता है कि यदि वो काम आपको अच्छा भी ना लगे, लेकिन आपके करने से कई सारे लोगों की भलाई हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, कोई धमकी दे के कराए, बिल्कुल नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, चलो हमें नहीं अच्छा लग रहा, बट इन लोगों के लिए, कि नेल्सन मंडेला को था कि हम सारी स्वतंत्रताओं को अपने दबा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता था कि हमारे ऐसा करने से जो भी लोग हैं, उनकी स्वतंत्रताएँ जो हैं, तो बखूबी मिलेगी उन्हें, और आने वाली पीढ़ियाँ हमारी खुश रहेंगी हमारे आज के ऐसा करने से। तो उन्होंने 28 साल जेल में रहना बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रह लेंगे। यहाँ पे उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट कर ली, जबकि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे आप रह के देखिए कि कितना अच्छा लगता है, कितना घर परिवार भी छोड़ना पड़ता है, घर हमें सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, उसके बावजूद भी हम आज उन्हें पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो बात रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं, सू की का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के मतलब जो भी हमारे समाज के लोगों की प्रतिक्रिया है, और साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंख सान सू की के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। यानी कि इनके अनुसार क्या है कि यदि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो सिंपल सा फंडा है, अपने भय से आप बिल्कुल भी मुक्त हो जाओ। और ये कहती हैं कि इनका नाम आप ही पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कि ये जो सूकी है वो कहती हैं और जो नेल्सन मंडेला जी है, कि इन दोनों की जो पुस्तकें हैं ना, तो पुस्तकों में हमें स्वतंत्रता के आदर्शों की शक्ति देख सकते हैं, और यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। यानी कि ये जितना भी था, इन दोनों का ही संघर्ष जो था, वो पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ या एशिया अफ्रीका के दोनों के बीच में ही ये संघर्ष चल रहा था, केंद्र में ही था। ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा ये जो भी जितने भी राष्ट्रीय संघर्ष थे हमारे, इन्हीं पे चल रहे थे, ठीक है। तो इसमें से हमने 2 बातें सीखी। सबसे पहले कि ये हमारे कष्ट झेल लेने से एक बहुत बड़े समुदाय का, किसी एक लोग का नहीं, क्योंकि यदि एक लोग का भला हो रहा है तो वो भी हम कष्ट झेल सकता है हमारे जैसे, ठीक है। तो किसी एक का नहीं, बट किसी एक बहुत बड़े समुदाय का भला हो रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को बलिदान देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। एंड हमारे जो भगवत गीता, आप जिसे भी मानते हो, उनमें भी कहा गया है कि यदि एक परिवार को बचाने के लिए एक इंसान को अपनी जान देनी पड़े, तो दे देनी चाहिए बिना हिचकिचाहट के। क्योंकि एक परिवार में बहुत सारे लोगों की, जितने भी आपके परिवार में मम्मी पापा चाचा चाची दादी बब्बा भैया भाभी जो भी हैं, सिर्फ आपके जान देने से यदि वो बच रहे हैं तो दे देनी चाहिए। यदि एक घर को बचाने के लिए एक परिवार को जान देनी पड़े, आप दे सकते हो। यदि एक गांव को बचाने के लिए हमें एक कस्बे की जो भी हमारा एक पंचायत है या एक वार्ड है, उसको जान देनी पड़े, दे दे। और यदि एक हमारे राज्य
को बचाने के लिए पूरा का पूरा एक जिला नष्ट करना पड़ रहा है, तो आप कर दीजिए, क्योंकि एक राज्य के नष्ट होने से बहुत सारे यानी 10 में से 9 लोगों की जान बच जाएगी सिर्फ एक के जाने से। तो भलाई इसी में है कि 10 को ना मार के आप एक को ही मार दो, वहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी। एक देश को बचाने के लिए हम एक राज्य को नष्ट कर दें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है, ये हमारे भगवत गीता में कहा गया है कि जब हमारे पास ऐसी समस्या आ जाए कि आज हम आर्मी में है, हम कहीं भी मतलब पब्लिक सर्विस दे रहे हैं अपनी, हमें लग रहा है कि आज हमारी जान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, यदि हमने अपनी जान नहीं दी तो इन पूरे ही जिला जो भी जिला है हमारा, इन जिले वालों की जो भी पब्लिक है या पूरा देश जो हमारा है, हमारे एक व्यक्ति के उससे ये संकट में आ सकता है। तो हमें बिना सोचे समझे कि हमारे मम्मी का क्या होगा, पापा का क्या होगा, भैया का क्या होगा, भाभी का क्या होगा, सब जी लेंगे। सरकार बढ़िया सुविधा देगी उनको, सीधे हमें कोई भी बातें सोचनी ही नहीं है, बंदूक लगा के सीधे, यानी कि हमें मतलब यदि हमारी जान देने से भलाई हो रही है तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। नेल्सन मंडेला जी ने यही किया, बहुत से उनके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में भी, आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने यही किया। एंड जो सूकी है उन्होंने भी बताया कि हमें आप बंद करके रखो, क्या फ़ायदा, मतलब हम निडर हैं। जब तक हमें डर रहेगा, सीधे हमें मुक्ति पाना है तो हमें निडर रहना ही होगा। तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। वहाँ पे हमारा क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार दोगे और क्या करोगे, और उसके आगे तो कोई सज़ा ही नहीं है। तो मार दो, चाहे तड़फा के मार दो, चाहे इकट्ठे मार दो, लेकिन हमें जो करना हम वही करेंगे और हमें जो चाहिए हम वो पाके रहेंगे। तुम जो कह रहे हो वो नहीं करने वाले हैं। तो ये हमारी अपनी लाइफ में भी, हम किसी पोस्ट में है वहाँ पे भी, हर जगह पे हमें ये चीज़ें सोच के रखनी चाहिए। एंड इसमें अब आती है स्वतंत्रता क्या है। तो अभी इनकी कहानी पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे राइटर ने हमें थोड़ा सा ठहरा दिया था कि पहले इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर स्वतंत्रता पे आते हैं कि फ्रीडम क्या है। तो अब इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आपका जो डाउट था थोड़ा मैं उसे क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे गोपाल का डाउट था कि जो भारत का संविधान है वो इतना विस्तृत क्यों बनाया गया, या कि ये बनाना ज़रूरी था। तो इसमें ये है, मैं जहाँ तक अपने एनालिसिस के थ्रू आपको यदि बताऊँ कि इसमें उनका कोई विचार नहीं था या उनका कोई उद्देश्य, जो भी संविधान सभा के मेंबर थे जो संविधान निर्माण कर रहे थे, कि हम अपने संविधान को बहुत बड़ा बनाएंगे या कि इतिहास में नाम आना चाहिए कि देश का संविधान बहुत विस्तृत या महान है। तो ऐसा कुछ नहीं था, उनका बस एक ही टारगेट था कि देश में, यानी पूरी ये कंट्री है, तो यहाँ पे यदि इस कोने में भी कोई बंदा बैठा है, उसको किसी तरीके का अभाव ना हो, किसी तरीके की कमी ना हो, वो सारी चीज़ें वो देख करके कर रहे थे। फिर चाहे उसमें हमारा जो संवैधानिक दस्तावेज था, चाहे 1000 पन्ने का लिख जाए, चाहे 2000 पन्ने का लिख जाए, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ उन सब तक जितनी भी बातें हैं, क्योंकि यदि हम लिख ही रहे हैं तो हो सकता है कि मौखिक रूप से किसी को याद नहीं रहेगी, कोई बताने वाला नहीं होगा, समस्याएं क्रिटिकल हो सकती थी। उन्होंने इसलिए सारे जितने भी लोग हैं, आप देखते हो कि पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी हमारे मतलब अलग से जिनको अभी तक लाया नहीं गया कि इनमें शामिल कर लिया जाए, कुछ जंगलों में अभी भी रहती है, उन सब के लिए यहाँ पे किसको पानी, खाने, जीवन जीने, हंसने बोलने, स्वतंत्रता जितनी भी है, हर एक सेक्टर पे देने के लिए उन्होंने हर एक उसमें ये प्रावधान रखा कि सबको मिलनी चाहिए। यानी कि सिर्फ उनका टारगेट ये नहीं था, टारगेट कि वो देश का संविधान बहुत विस्तृत बनाए, उनका टारगेट ये था कि देश के हर एक व्यक्ति को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि उन्हें, वो उनके हकदार हैं। और इस कारण देश हमारा बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, और सबको, जब वो अपना अपना अधिकार सबको ध्यान में रख के, आप देखिएगा संविधान में कहीं कोई नहीं छूटा हुआ, कोई भी नहीं छूटा हुआ है। तो ये जब कोई नहीं छूटेगा तो ऑब्वियस है कि थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो कामगार होगा।
ठीक है, यानी कि कामगार होगा कि हाँ, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को संवैधानिक उसमें अधिकार मिले हुए हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। और इसीलिए अब बनाते बनाते बड़ा हो गया तो हो गया, वरना उनका कोई पर्पस नहीं था कि हम बड़ा बनाए। बस ये था कि हर एक व्यक्ति को वो सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए। एंड आपको कुछ पता हो तो आप मुझे भी थोड़ा बहुत अपनी जानकारी शेयर कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो थोड़ा बहुत मुझे भी यदि कुछ और बातें होगी तो पता चल जाएगी। बट जहाँ तक मुझे है, मैंने पढ़ा, तो इसमें से यही है कि बस कोई टारगेट नहीं बनाया था उन्होंने कि हमें बड़ा बनाना, कैसा बनाना है। हाँ, ये था कि कोई भी व्यक्ति अभावहीन ना रहे, या उन्हें की अभाव ना हो किसी भी चीज़ का, कि एक अमीर आदमी को अलग से दी जा रही है हंसने की स्वतंत्रता, एक गरीब को रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसे नहीं है, यदि है तो सबको है, नहीं है तो किसी को नहीं है। और इस तरीके से फिर हमारा संविधान पढ़ा होता गया, तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन हाँ, सबको, क्योंकि सबको अधिकार देने जरूरी है। और एक सेक्टर पे नहीं, हर एक सेक्टर पे, चाहे वो राजनीति के सेक्टर पे हो, चाहे वो सामाजिक उसमें हो, चाहे आर्थिक में हो, चाहे कहीं भी हो, हर एक अधिकार देने थे। और इसलिए ये बड़ा हो गया और विस्तृत भी हो गया। तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि सबको इसमें अधिकार है, हमें भी, आपको भी, जितने भी लोग हैं इस देश में रहने वाले सबको। ठीक है। और इसमें से एक और था आपको, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपका ऑप्शनल है। ठीक है। आपके ऑप्शनल के लिए आपको सिलेबस चाहिए शायद, तो सिलेबस मैं आपको सेंड करवा दूंगी ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो उससे आप डाउनलोड करके समझ लीजिएगा कि क्या कैसे है। बट हाँ, आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा करंट अफेयर से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर रहना होगा। सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए। एंड टीचर कोई अच्छा खासा, जो भी सिलेबस में अच्छी खासी डिमांड रखते हो, उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए, कहीं पे दिख रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी। और उसी के बाद ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यदि हिंदी मीडियम के हो तो ये भी कोई ऑप्शनल बहुत अच्छा होता है। आपका राजनीति में इंटरेस्ट है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शनल है। हमें अपने इंटरेस्ट पे काम करना है, कहीं और पे नहीं। रिजल्ट पे मत जाना कि उसमें कितने रिजल्ट आते हैं। हमारी समझ किस में ज़्यादा है, हमारे किस में कि हम देख लिए कि हिंदी में रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, हम हिंदी में चले जाएँ, कि यानी कि यूपीएससी में सिर्फ जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, हिंदी या हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी रिजल्ट अच्छा आ सकता है, क्योंकि आप, यदि हिंदी आपको समझ में नहीं आ रही, क्या फ़ायदा आप लेके, क्योंकि आपके अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। और उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, सिलेबस आपको मिल जाएगा। थोड़ा सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा कि वहाँ पे किस तरीके से है, क्या आप वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो भी है। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, और वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा जो अभी 2020 में मेंस हुआ, उसके भी क्वेश्चन। यदि है आपका पॉलिटिकल साइंस, आपने मोड बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखिए, कि थोड़ा बहुत भी आप क्या उस क्वेश्चन जो है, क्योंकि अभी हम इतनी सारी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमारे माइंड में आ सकता है ना क्वेश्चन, जब हम देखेंगे कि आंसर हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है ऑप्शनल का, तो वहाँ से आप उसे देखिए, पढ़िए एंड समझिए कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा ऑप्शनल चुनने में, क्योंकि यही हमारे मार्क्स बढ़ाता है। इसी के कारण जहाँ जीएस, या जो भी हमारे जीके जीएस होता है, उसमें हम कितने नंबर पाते हैं, जहाँ 70, या मान लीजिए बहुत होता है 70 80, इतने से ज़्यादा हमारा नंबर इनमें नहीं जाता, जो जीएस पेपर 1 2 3 होते हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शनल जो होता है वो यहाँ पे आपका जो 500 नंबर का होता है, उसमें से आपके मार्क्स जाते हैं, वही आपको नैया पार कराता है। और इसीलिए उस पे तो 2 पेपर होते हैं उसके, और उस पे आपकी कमांड ना बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी उसमें आपका भला हो सकता है। और इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप जल्दबाजी करो, सोचो समझो अच्छे तरीके से, आप 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर का उसे टाइम दो, किस तरीके से पूरा सर्च मारो उसके बारे में। ये मत सोचो कोई बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई दुनिया में नहीं बताने वाला है। सिर्फ सीधे सीधे मैंने बताया, किसी का भरोसा मत करो, ज़्यादा करना टॉपर्स की इंटरव्यू देख लो।
और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको पूरा आप गूगल से सर्च मार के पेपर डाउनलोड करिए, उसे देखिए जितने भी साल के पेपर आए हुए हैं अभी तक, एंड थोड़ा बहुत अपने मन में ही लिखिए मत, अपने मन में ही आप उसका आंसर सोचिए कि क्या हम इसका आंसर थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एंड क्या हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, या क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसका आंसर हम कर सकते हैं। तो उससे आपकी क्या होगी कि हाँ, ये ऐसा कभी भी कतई भी मत करना, कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि जहाँ पे रिजल्ट आ रहा है आप उसको लो। ना आपकी जहाँ पे समझ है आप उसे करो। करंट अफेयर वगैरह का पूरा आप समझ पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रहता है। क्या कोई तो घटना होगी जो हमें याद होगी एंड पेपर में आया हुआ होगा। अभी 2020 का ही पेपर देखेंगे तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, एंड साथ-साथ करंट अफेयर भी आप करते जाएँगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका ये भी ऑप्शनल कंप्लीट हो सकता है। और इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इश्यू हम लोग बना के रखे हैं। कोई घोटाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। रियलिटी है कि हम लोग अपना 100% नहीं देते हैं। एंड देखिए, थोड़ा मेरी बातें हो सकता है कि आप लोगों को बुरी लगती हो, बट सच्चाई कड़वी होती है कि हिंदी मीडियम में यदि इंग्लिश मीडियम में सब फेल होते हैं। मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं इंग्लिश मीडियम के, वो भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो निकल गए लेकिन कुछ फेल हो जा रहे हैं क्योंकि 800 ही लेनी है यार। और ये 800 में हम जितनी आप देखिए कि यूपी एससी में जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो जो 15,000 मेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुल 200-300 लोग हिंदी मीडियम वाले मेंस लिख रहे हैं। अब 200-300 लोग में एक ही दो निकलेगा ना। यहाँ 15,000 मेंस लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, तो उनमें से तो आधे फेल ही हो रहे हैं, क्योंकि आधे तो ये भी जा रहे हैं, 2 4 8 जितने भी जा रहे हैं, तो ये तो फिर फेल ही हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा बहुत बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि कुछ होता है। हम जिस भी लैंग्वेज के हैं रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जो आसिफ हसन करके हैं, जो यंगेस्ट आईपीएस है, उन्होंने बताया कि हम अपने गुजराती माध्यम में मेंस लिखे हैं और इंग्लिश में इंटरव्यू दिए हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है जब वो गुजराती माध्यम में लिखे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम बना के रखते हैं ऐसा सब कुछ, बस हमें अपना 100% देना चाहिए। उसके बाद होना ना होना बात की बात है, हम अपने में तरफ से कमी ना करें। तो गोपाल, आप थोड़ा सा ये सारे काम कर लीजिएगा, और आज जो भी मतलब जितने दिन का आप टाइम देना चाहो, जल्दबाजी मत करना किसी भी काम के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा उसे समझिए अच्छे तरीके से, एंड आपको समझ में आता है। सिलेबस भी मैं आज आपको सेंड करवा दूंगी, शेयर करवा दूंगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा और पेपर भी देख लीजिएगा, और उसके बाद आप जो भी चाहें जैसा भी आप कर लीजिएगा, और आंसर उसके देखिएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि एनसीईआरटी भी क्लियरिटी से पढ़ लेना और बहुत अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, तो सब कहते हैं यूपीएससी गहराई में जाता है, बट रियलिटी तो ये है कि यूपीएससी गहराई में जाता ही नहीं है। वो बहुत ऊपर ऊपर का बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछ लेता है, और हम बेवकूफ़ों जैसे पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं दुनिया भरे का, जबकि वो ऐसा कुछ पूछता नहीं है। और हम पढ़ते क्यों रहते, क्योंकि हमें सिलेबस ना तो पता होता, ना क्वेश्चन पेपर देखते कभी कि कैसे आते हैं, बस पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके का पढ़ना कोई फ़ायदे वाला नहीं होता है। तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। और आप लोगों को भी अब ऑफलाइन कोचिंगें भी खुल गई हैं, तो यदि लेना चाहें तो मैं आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं रखूँगी। इस यूट्यूब के भरोसे मत बैठिएगा। यदि आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। बट खुद से भी आप कर सकते हो। यदि आपको एक सही मेंटोर मिल गया तो आप कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पे फिर आप देख लीजिएगा। वैसे भी इंटरनेट का है तो मिल ही जाता है। एंड जो भी दिक्कत होगी ना, आप मेरे को बताइएगा। मैं जितनी कोशिश हो सकेगी, हर एक जितना भी सिर्फ पॉलिटी नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आश्वस्त कर दूँ कि सिर्फ पॉलिटी नहीं, आपका जो भी प्रॉब्लम्स आए कि हमें ये चाहिए या किसी और के वीडियोज़ वगैरह भी चाहिए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं से अवेलेबल कराने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कोई भी बुक चाहिए, क्योंकि जितना मैं कर पाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड हाँ, लेकिन जब आप बताओगे हमें तभी।
जितने भी आप हो, जितने भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, एंड मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग रेगुलर करते हो और अच्छे तरीके से भी कर रहे हो। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, आप सारी बातें मुझसे बताइएगा। जो भी आपके डाउट्स हों, कभी आपका मन ना लगे, कभी कुछ भी हो, जो भी हो, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आप सबके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए भी, आपको सारे मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए भी। हाँ, ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि सभी दूँगी, जितने मुझे मिल पाएँगे, आपकी डिमांड जो भी होगी और मिल रहे हैं, वो मैं सब दूँगी आपको। चाहे फिर वो पैसे से आए, चाहे बिना पैसे के आए, कुछ भी है, मैं आपको दूँगी ज़रूर। तो इसलिए डरना नहीं है, बस आप अपनी फ्रेंड्स मानिए, बड़ी बहन मानिए, टीचर मानिए, कुछ भी मानिए, आप बोल सकते हो बेझिझक, इसमें कोई नहीं है। और अभी हम लोग करंट अफ़ेयर की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा आपका वो सही तरीके से हो जाएगा, यदि बन गया तो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी तो सोच ही रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप लोग खुद से करते जाइए और वहाँ पे अच्छे तरीके से आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और बस दुनिया के बहकावे पे नहीं, अपने से चलना है, बुकें पढ़नी है, कहीं वीडियो देखने के मत्थे बस नहीं रहना है, हमें बुकें पढ़नी ही पड़ेगी, सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ जो दिमाग है ना वो फैलेगा, वरना सिकुड़ा ही रहेगा। आप उतने में लिमिट रह जाओगे ना, आपकी जो माइंड है सिर्फ इतने में ही लिमिट बना के रह जाएगा कि जितना मैंने बोला आप उतना ही सुन रहे हो। थोड़ा बहुत आप भी पढ़ेंगे, आप भी समझेंगे, और तब आपका माइंड ओपन होगा बहुत अच्छे तरीके से, एंड यूपीएससी जो भी चाहता है आप उसे फुलफिल कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।